नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बाल कुपोषण का स्तर और रुझान, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 रिपोर्ट जारी की गई। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को जल्द ही प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1981 से भारतीय जनगणनाओं पर एक ग्रंथ शीर्षक से एक संकलन प्रकाशित किया। भारत में राइस फोर्टिफिकेशन की प्रायोगिक परियोजना से एनीमिया के मामलों में कमी आई। राजस्थान सरकार नदी से प्राप्त रेत के एक बेहतर विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा दे रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बाल कुपोषण का स्तर और रुझान, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक पोषण के लक्ष्यों और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 2.2 के उपलक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति अपर्याप्त रही है। SDG 2.2 कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अगर निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2022 में दुनिया भर में 5 साल से कम आयु के 22.3 बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित हैं। अपनी आयु के हिसाब से बहुत कम लंबे बच्चों को ठिगना कहा जाता है। भारत में 2022 में ठिगनेपन की दर 31.7% थी। ये 2012 के 41.6% की तुलना में कम है। वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45 बिलियन बच्चे दुबलेपन से ग्रसित थे। दुबलेपन से ग्रसित बच्चे अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत कमजोर होते हैं। वर्ष 2020 में 18.7% भारतीय बच्चे दुबलेपन से पीड़ित थे। इसका प्रमुख कारण निम्न पोषक तत्वों वाले आहार का सेवन या फिर बार बार होने वाली बीमारियां हैं। वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के 37 मिलियन बच्चे ज्यादा वजन वाले हैं। अधिक वजन से मतलब है बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वर्ष 2022 में भारत में 2.8% बच्चे अधिक वजनी थे। वर्ष 2012 में ये आंकड़ा 2.2% था। कुपोषण कम या अधिक पोषण तत्वों के सेवन, आवश्यक पोषक तत्वों के असंतुलन या फिर पोषक तत्वों के गलत तरीके से उपयोग को कहा जाता है। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि समेकित बाल विकास योजनाएं यानी ICDS शुरू की गई हैं। पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जा रही है और पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है। इसे इसी वर्ष के अंत में प्रक्षेपित किया जाएगा। एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विविध गतिकियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर है, यानी ध्रुवनमान है। ये विश्व का दूसरा पोलरीमीटर मिशन है। विश्व का पहला पोलरीमीटर मिशन नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर यानी IXPE है। एक्सपोसैट अपने साथ निम्न भूकक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड लेकर जाएगा। पॉलिक्स यानी पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे ये प्राथमिक पेलोड है। ये प्रत्येक 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा सीमा में पोलरीमेट्री मापदंडों को मापेगा। ये पोलरीमेट्री मापन के प्रति समर्पित मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड में पहला पेलोड है। एक्सपेक्ट यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड 0.8 से 15 keV की ऊर्जा सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि पदार्थों द्वारा प्रकाश को कैसे अवशोषित और उत्सर्जित किया जाता है। ये एक्सरे के विविध प्रकारों के स्रोतों जैसे कि एक्सरे, पल्सर्स, ब्लैक होल, बाइनरीज, कम चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे आदि का पर्यवेक्षण करेगा। पोलरीमीटर प्रकाश के पोलराइजेशन को मापने की एक तकनीक है। ये एक ऐसा उपकरण है जो खगोलविदों को गतिमान धूमकेतु से लेकर सुदूर आकाशगंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी की व्याख्या करने में मदद करता है। पोलराइजेशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सभी तरंग दैर्घ्यों में देखा जाता है। एक्सरेज के पास पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा यानी कि 0.03 से 3 नैनोमीटर के बीच होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1981 से भारतीय जनगणनाओं पर एक ग्रंथ शीर्षक से एक संकलन प्रकाशित किया। इस संकलन में गृह मंत्रालय ने 1981 से अब तक की भारत की सभी जनगणनाओं के इतिहास को संकलित और प्रकाशित किया है। जनगणना देश में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और वितरित करने की एक प्रक्रिया है। दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के पास है,
जो गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो भारत के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखने का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्ष 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में पहली बार गैर समकालिक यानी अलग अलग समयों पर जनगणना आयोजित की गई थी। वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पूरे भारत के लिए पहली समकालिक जनगणना का प्रयास किया गया था। वर्ष 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त W.C. प्लॉडेन द्वारा कराई गई जनगणना आधुनिक जनगणना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से 2021 की जनगणना में देरी हुई है और पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना 2011 की जनगणना से ऐसे अलग है क्योंकि 2021 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। आंतरिक प्रवासी लोगों से उनके प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पूछते समय एक नए कारक के रूप में प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है। दिव्यांगता के प्रकारों और कारणों पर एक प्रश्न को एसिड अटैक, बौद्धिक अक्षमता, पुरानी तंत्रिका संबंधी बीमारी और रक्त विकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। भारत में राइस फोर्टिफिकेशन की प्रायोगिक परियोजना से एनीमिया के मामलों में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए चलाई गई प्रायोगिक परियोजना से स्कूली बच्चों में एनीमिया के प्रसार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 व्यापक पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें से 3 स्कूल मध्याह्न भोजन से संबंधित थी और एक समेकित बाल विकास योजना से संबंधित थी। प्रायोगिक परियोजना की सफलता और व्यवहार्यता को देखने के बाद 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि 2024 से खाद्य आधारित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित सभी चावल फोर्टिफाइड होंगे। फोर्टिफिकेशन के तहत खाद्य या पूरक आहार में एक या अधिक सूक्ष्म तत्वों को कृत्रिम रूप से मिश्रित किया जाता है। ये खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन को खाद्य सुरक्षा और मानक यानी कि खाद्य फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 के तहत विनियमित किया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन के तहत चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन के लाभ ये हैं कि इससे लागत प्रभावी तरीके से कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि कुपोषण की वजह से लोगों की उत्पादक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और बीमारी तथा मृत्यु के मामले बढ़ जाते हैं। इससे भारत को प्रतिवर्ष कम से कम 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये क्रेटिनिज्म यानी कि बोनापन और मंदबुद्धि, घेंगा यानी गोइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ब्रेन डैमेज आदि को रोकने में सहायक है। इनके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन भ्रूण और नवजात के स्वास्थ्य में सुधार करता है। भारत में राइस फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सामान्य खाए जाने वाले चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने के लिए डस्टिंग, कोटिंग और एक्सट्रूजन जैसी विविध प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके सुदृढ़ीकृत किया जाता है। इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है और विटामिन तथा खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। राजस्थान सरकार नदी से प्राप्त रेत के एक बेहतर विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा दे रही है। एम सैंड का उत्पादन चट्टानों और खदानों के पत्थरों को पीसकर किया जाता है। फिर इन्हें 150 माइक्रोन का निर्धारित आकार दिया जाता है। ये नदी से निकाले जाने वाली रेत से अलग होती है। एम सैंड यानी कि नदी से प्राप्त रेत की तुलना में इसमें उच्च कंक्रीट शक्ति होती है। एम सैंड के कण जो होते हैं वो घनाकार होते हैं। इससे मजबूत जोड़ बनते हैं। शून्य गाद सामग्री होती है। नियंत्रित परिवेश में निर्मित होने के कारण बेहतर गुणवत्ता से युक्त होता है। वहीं नदी से प्राप्त रेत की कंक्रीट शक्ति कम होती है। परतदार, नुकीले और कोणीय कणों की अधिकता के कारण जोड़ कमजोर होते हैं। गाद सामग्री 3 से 20% होती है और गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। एक ही नदी तल की रेत में गाद की मात्रा में अंतर हो सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं एम सैंड के बारे में। ये प्राकृतिक रेत का उपयोग करने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। ये प्राकृतिक रेत के खनन की आवश्यकता को कम करती है क्योंकि प्राकृतिक रेत खनन नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करता है। ये निर्माण परियोजनाओं के लिए जल की आवश्यक मात्रा को कम करती है क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले धोने की जरूरत नहीं होती। साथ ही एम सैंड जल स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है। रेत को खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 के तहत एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेत खनन का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2016 में सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश रेत के वैज्ञानिक खनन और इसके पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करते हैं। खान मंत्रालय ने रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 जारी किया है।
इसमें क्रश्ड रॉक फाइन्स आदि से एमसैंड के निर्माण के रूप में रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टोन क्रशिंग इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्टोन क्रशिंग इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय करना शामिल है। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम में केवल 3 न्यायाधीश शामिल होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94 में अपने परिचालन के बाद से ही जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। ये योजना न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की है। इस योजना की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अदालत भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करना है। इस योजना के वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच 60 से 40 के अनुपात में, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों के बीच 90 और 10 के अनुपात में वित्त पोषण साझा किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है। स्नोबॉल प्रभाव। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्नोबॉल प्रभाव को दर्शा रही है। स्नोबॉल प्रभाव होता है जब एक छोटा सा स्नोबॉल बर्फ से ढके ढलान से नीचे जाता है तो ये अपने कोर के चारों ओर अधिक बर्फ इकट्ठा करके बड़ा हो जाता है और अंत में ये इतना बड़ा हो सकता है कि इससे हिमस्खलन शुरू हो सकता है। भारतीय संदर्भ में विशेषज्ञों का ये सुझाव है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि से अधिक निवेश और रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। आने वाले वर्षों में इससे तेजी से वृद्धि होगी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां गरीबी में अधिक कमी आएगी और युवाओं के लिए अधिक अवसर सामने आएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये दुनिया का 10वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसके वर्ष 2023 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। MTHL की लंबाई 22 किलोमीटर है। ये 6 लेन वाला समुद्री पुल है। ये भारत में ओपन रोड टोलिंग प्रणाली और ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक तकनीक वाली पहली परियोजना है। इस पर यात्री टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए धीमे हुए बिना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टूल बूथ से आगे जा सकेंगे। इससे ईंधन, परिवहन लागत और यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। अगला टॉपिक है भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी। INSV तारिणी महासागर पार अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आई है। 188 दिन की इस समुद्री यात्रा के दौरान ये गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरियो गई और वापस आई। वर्तमान नौकायन अभियान एक महिला को अकेले पोत द्वारा वैश्विक परिभ्रमण करने में सक्षम बनाने के लिए नौसेना की अगली बड़ी परियोजना का हिस्सा था। INSV तारिणी को 2017 के नाविका सागर परिक्रमा अभियान के लिए जाना जाता है। ये पूरी तरह से महिला चालक दल द्वारा विश्व का पहला भारतीय सागर परिक्रमा अभियान था। समर्थ अभियान। समर्थ अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाएगा, साथ ही उन्हें डिजिटल लेन देन के लाभ उठाने में समर्थ बनाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना अटल भूजल योजना। राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति ने निर्णय लिया है कि ABY यानी कि अटल भूजल योजना को 2025 के बाद अगले और 2 वर्षों तक जारी रखना चाहिए। अटल भूजल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे 2020 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। यह योजना समुदाय के नेतृत्व में संधारणीय भूजल प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है, जिसे व्यापक स्तर पर संचालित किया जा सकता है। ये योजना पहचाने गए राज्यों के जल संकट वाले चिन्हित क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करती है। ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 के अनुपात में सहयोग रहता है।
भारत के अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर तैनात वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल रूप से संवाद किया। अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो इसमें है दक्षिण गंगोत्री। ये भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र था। इसे 1983 में मध्य ड्रोनिंग माउथ भूमि क्षेत्र में आइस शेल्फ पर स्थापित किया गया था। इसे 1990 में बंद कर दिया गया था। हालांकि मैत्री और भारती स्टेशन अभी भी परिचालन में है। मैत्री शिरमाकर ओएसिस में स्थित है। इसे 1989 में स्थापित किया गया था। भारतीय स्टेशन स्टोरनेस प्रायद्वीप के पूर्व में थाला फ्योर्ड और क्विल्टी खाड़ी के बीच स्थित है। ये 2012 से परिचालन में है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही झीलों के बारे में। ओडिशा के चिल्का वन्यजीव प्रभाग द्वारा किए गए पक्षियों के वार्षिक ग्रीष्मकालीन सर्वेक्षण के दौरान झील में पक्षियों की 88 प्रजातियां पाई गईं। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। चिल्का झील 1981 में रामसर अभिसमय के तहत नामित होने वाली पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। ये एशिया की पहली आर्द्रभूमि है जिसे 2002 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से हटाया गया था। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का रजिस्टर है। इसमें ऐसी आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय गतिविधियों की वजह से पारिस्थितिक परिवर्तन दिखाई दिए हैं या फिर परिवर्तन दिखाई देने की संभावना है। आपको बता दें कि कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। चिल्का झील का प्रमुख आकर्षण है इरावदी डॉल्फिन, जिसको IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। डल झील में हजारों मृत मछलियां बहती हुई पाई गई हैं। इनकी मृत्यु का कारण झील की अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को बताया गया है। डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। इसका निर्माण झेलम नदी से आई बाढ़ के कारण हुआ था। इसमें फ्लोटिंग गार्डन है जिन्हें कश्मीरी भाषा में राड कहा जाता है। डल झील में शिकारा नामक हाउस बोट चलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष दुनिया भर के कथा साहित्यों में से किसी एक बेहतरीन साहित्य के लिए दिया जाता है। इस कथा साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। वर्ष 2022 में हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री अपनी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। नर्तकी की मूर्ति। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभंकर नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित था। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट माइके ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की थी। इसे इसकी नृत्य मुद्रा के कारण डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया था। इस मुद्रा में नर्तकी का दाहिना हाथ उसके कूल्हे के पीछे और बायां हाथ उसकी बाईं जांघ पर टिका हुआ है। ये मूर्ति कांसे से बनी और लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। इसे लॉस्ट वैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया था। लॉस्ट वैक्स विधि में पिघले हुए मोम को एक प्रतिरूप बनाने के लिए एक सांचे में ढाला जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।